बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिग डिबेट शहमात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शहमात में आज बात संविधान की, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिर से संविधान पर श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में दलित राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने बीएन राव वर्सेस अंबेडकर वाला एंगल खोला है और इसके लिए संघ को आरोपित भी कर डाला। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने हायर जुडिशरी में आरक्षण की मांग पर एक नया मोर्चा खोल दिया है। इसके इर्द गिर्द सियासी दंगल मचना तय है। देखना यह है कि इस दंगल में अब जीत किसकी होती है, किसका मंगल होता है, और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा आपको बताते हैं कि आखिर हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। आज ग्वालियर में सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद डीएमके नेता पी विल्सन, पूर्व सांसद उदित राज, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम समेत कांग्रेस के कई विधायक मौजूद थे। और मंच से कांग्रेस नेताओं ने जोश जोश में ऐसे बयान दिए जिससे विवाद का नया मोर्चा खुल गया है। सुनवाते हैं आपको दिग्विजय सिंह और कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया क्या कह रहे हैं। जो समूह है वो समूह इस देश में अनैतिक रूप से कब्जा करना चाहता है और उसके माध्यम से आज पूरे देश में ये नफरत की आग फैलाई जा रही है। मैंने कहा आरएसएस कितना भी जोर लगा ले या मोहन भागवत साहब कितना भी बदलेंगे तो पिता बदल जाएगा क्या माँ बदल जाएगी? पिता एक बार बदला जा सकता है लेकिन माँ नहीं बदली जा सकती। बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर गंदी अगर उंगली उठना बंद नहीं हुई तो यही समाज खून बहा देगा। ये है मेरा कहना। इस दौरान मंच से दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी मंच से बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगाने की वकालत की। तो ग्वालियर पहुंचे भीम आर्मी के चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी अंबेडकर की मूर्ति को लेकर हुंकार भरी। सुनते हैं। संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध करने का मतलब वो लोग समझ लें कि वो केवल बाबा साहेब का विरोध नहीं कर रहे, वो पूरे भारत का विरोध कर रहे हैं, वो मानव जाति का विरोध कर रहे हैं और पूरे दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे हैं। पूरे समाज की इच्छा है, कमजोर वो समाज की, कि वो मूर्ति हाई कोर्ट में स्थापित हो, क्योंकि अब वो समाज के सम्मान से जुड़ गई। और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो इस पीड़ा को समझेंगे। और इस पूरे मसले में कांग्रेस मोहन सरकार और केंद्र सरकार आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर रही है, जिस पर भाजपा ने भी काउंटर अटैक किया है। क्या कह रहे हैं पूर्व विधायक बीजेपी के यशपाल सिसोदिया, सुनवाते हैं आप। फूल सिंह बरैया जी ने और दिग्विजय सिंह ने जो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है आरएसएस को लेकर के, राष्ट्रीय स्वयं संघ को लेकर के, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, उनकी निंदा करता हूं और दोनों नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि कब आप आरएसएस को समझ पाएंगे और आरएसएस के बारे में, राष्ट्रीय स्वयं संघ के बारे में अनल गनल बात करने की कब आप माफी मांगेंगे। तो क्या वाकई मध्य प्रदेश में अब नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है और संविधान पर श्रेय की ये लड़ाई अब आखिर क्या रुख अख्तियार करेगी? आज इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे जी, बीजेपी प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। मैं कुछ राजनीतिक चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं रमेश शर्मा जी से समझना चाहूंगी। रमेश जी, आप लगातार देख रहे हैं कि ग्वालियर में क्या कुछ हो रहा है। हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति स्थापना की जो विवाद था अब ये संविधान तक जा पहुंचा है। बीएन राव वर्सेस भीमराव अंबेडकर की हम ये जंग देख रहे हैं, तीखी बयानबाजी हो रही है। आपको क्यों लगता है कि अचानक ही बीएन राव का भी अब नाम सामने आ गया है? क्या एक ये अलग राजनीति की अब शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में? रमेश जी, देखिए, मोटे तौर पर मुझे जी क्या लग रहा है, पिछले कुछ दिनों से राजनीति जिस लाइन पर जा रही है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के और समाज के मुद्दों पर कम हो रही है। केवल अनावश्यक विवाद पैदा करना, अनावश्यक तनाव पैदा करना और ऐसी बात करना जो मीडिया में सुर्खियों में बने। तो ये जो मैं समझता हूँ, अब हमको स्वतंत्रता के 77-78 वर्ष होने को आ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में परिपक्वता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के समर्थन में या किसी व्यक्ति के विरोध में राजनीति हो रही है तो मेरी दृष्टि में ये राजनीतिक अपरिपक्वता है। अब दूसरी बात आती है अम्बेडकर जी की, और अम्बेडकर जी के किस स्थान पर उनकी प्रतिमा को लगना है।
अंबेडकर जी का व्यक्तित्व निर्विवाद है, इसमें कोई शक नहीं कि उनका व्यक्तित्व जो है बहुत एक ऊंचाई पर है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे भारत के संपूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरोने की बात कही थी, सारे भेद मिटा करके सारा पूरा समाज एक स्वरूप बने, मैं समझता हूँ ये बहुत अद्भुत बात है। और ये आज के संदर्भ में भी, जब उन्होंने कहा था उस बात को तो बहुत बरसें हो गई, लेकिन आज के संदर्भ में भी ये बहुत उपयोगी है। एक और बात है, संविधान निर्माण में जब वो ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे तो कितनी ऐसी बातें थी जो उन्होंने कहा कि ये बातें आगे चल करके नुकसान देंगी, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। तो कुल मिलाकर के वो हम आज देख रहे हैं उसको। अब दूसरी बात आती है किस स्थान पर कहाँ को मूर्ति लगना। मेरी दृष्टि में अंबेडकर जी का जो कर्म स्थान है, अंबेडकर जी का जो जन्म स्थान है, और जहाँ पर अंबेडकर जी महाप्राण पर गए हैं, वहाँ अंबेडकर जी की प्रतिमाएं लगें। बाकी ये जो पिछले कुछ दिनों से एक अभियान चल गया कि हर जगह नेहरू जी की प्रतिमा, हर जगह इंदिरा जी की प्रतिमा, हर जगह राजीव जी की प्रतिमा, हर जगह अंबेडकर जी की प्रतिमा, जो स्थानीय स्तर पर वहां के जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो सकते हैं, कोर्ट में अगर कोई ऐसा वकील ग्वालियर का अगर है जिस वकील ने कोई बड़ा मापदंड स्थापित किया हुआ है, मैं समझता हूँ स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों की प्रतिमा लगना चाहिए। समाज जो है कहीं ना कहीं अपनी जो भूमि है, जिस भूमि पर उसने जन्म लिया है, उस भूमि के जो पूर्वज कौन है उनकी उसको स्मृति बनाए। एक और बात मैं कहूंगा, लेकिन रमेश जी आप इतनी ये अच्छी बात समझा रहे हैं, ये बात हमारे तमाम जो सियासतदान है वो ये कहाँ समझेंगे। उन्हें तो नामों की, उन्हें तो दलित राजनीति करनी होती है। इसलिए आप देखिए ना, यहाँ पर हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति स्थापित करने की ये बात निकली थी, कहाँ तक पहुंच गई, BN राव तक पहुंच गई है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक पहुंच गई है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित जी। अमित जी जरा आप बताइए कि बीजेपी RSS को लेकर अंबेडकर विरोधी बताने का जो आपका अभियान है, क्या उसमें एक कदम आगे बढ़कर अचानक से आप लोगों ने BN राव का नाम आप आगे लेकर के आ गए हैं? क्योंकि लगातार आप यही आरोप लगाते आए हैं कि अंबेडकर का साथ कभी नहीं देती है भाजपा, हमेशा दलित विरोधी आपने करार दिया, इसलिए BN राव एक नया नाम, नया नैरेटिव सेट करने के लिए। देखिए आकांक्षा, कुछ टेक्निकल समस्या के कारण मेरे को पहले के वक्ताओं की आवाज सुनाई नहीं दी है, लेकिन जो आज का विषय है, बड़ा शर्मसार हूं और बड़ा दुखी हूं कि इस देश में मेरे जैसे दलित युवा को आज इस मुद्दे पर बैठना पड़ रहा है कि बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, चैनल पर बैठकर भी और धरातल पर भी। बात यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो तब तब मेरे जैसे दलित और आरक्षण और बाबा साहब के सम्मान पे आखिर क्यों खतरा मंडराता है? इसके पहले तो कभी कोई ऐसी बात होती नहीं है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे बाबा साहब के विचारों के खिलाफ चलता है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही इसका उदाहरण दूंगा, मुझे लगता है कि सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 1924 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना और आज 2025 हो गया है, लगभग 101 साल हो चुके हैं, तो ये कार्यकर्ता और स्वयंसेवक तो बहुत सारे दलितों को बना देते हैं ये डंडा उठाने के लिए। क्या 101 साल के इतिहास में 140 करोड़ लोगों में क्या इनको कोई एक भी योग्य दलित नहीं मिला जिसको ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख बनाते? ठीक है, इसका उत्तर मैं तो ले ये लेती हूं। इनकी जो दलित विरोधी नीति है, ब्रजगोपाल जी इसका उत्तर दे पाएंगे? तौर पर जाहिर होती है। ब्रजगोपाल जी, एक तो ये बात आरोप और मैं कांग्रेस सरकार के, को चेताना चाहता हूँ, एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सुन ले, मध्य प्रदेश की सरकार सुन ले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुन ले और केंद्र की सरकार सुन ले। अमित शाह जी भी अभी मध्य प्रदेश की धरती पर आकर गए हैं। हमारे दलित समाज का सब्र का इम्तिहान ना ले, बाबा साहब के सम्मान के लिए ठीक है, ब्रजगोपाल जी से मैं उत्तर लेती हूँ। ब्रजगोपाल जी, क्यों आप लोग इतना इम्तिहान इन लोगों के सब्र का ले रहे हैं और बार बार ये आरोप? देखिए इन्होंने तो ये आरोप लगाए। ठीक है अमित जी, ओपनिंग स्टेटमेंट है, मैं उत्तर भी ले लूं ना? मुझे 10 सेकंड में बात खत्म कर दीजिए। नहीं, एक मिनट, एक पैटर्न है सर, मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट सबसे लेना। आप कंटिन्यू बोलेंगे तो फिर मैं ब्रजगोपाल जी से ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं ले पाऊंगी ना, चर्चा हम करेंगे अच्छे से। ब्रजगोपाल जी, बार बार ये आरोप कि आप लोग दलित विरोधी हैं और अब दलित विरोधी मानसिकता के चक्कर में आप लोगों ने BN राव का नाम आगे किया है। वाकई ये तो सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आउटलाइन उन्होंने ही गढ़ी, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिश किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग में, लेकिन अब दलित विरोधी मानसिकता से जोड़ा जा रहा है। और जो सवाल अमित जी यहां पर उठा रहे हैं कि इतना लंबा अरसा गुजर चुका है, एक भी दलित चेहरा
आरएसएस प्रमुख नहीं बनाया गया, तो आप लोग इस तरह के मौके देते हैं, ये लोग लपक लेते हैं। और अभी अमित शाह का बयान तो आपको याद ही होगा, संसद के अंदर जो उन्होंने दिया था, काफी उसको लेकर के भी किरकिरी हुई है। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें कहूं। एक तो अमित सांवरे जी जिस तरह से बार बार दलितों का नेता बाबा साहब को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बयान निंदनीय भी है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये आग्रह करता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के नेता थे। ऐसा कोई समाज नहीं है जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस समाज की दिशा न दी हो। और एक बात और कहता हूं अमित सांवरे जी, यदि आपको बाबा साहब के सम्मान की इतनी फिक्र है तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी छोड़िए, जिसने 2 बार उन्हें चुनाव हरवा दिया, जिसने बाबा साहब के जो मानक थे, जिन्हें हम पंचतीर्थ कहते हैं, उनके निर्माण में अड़ंगे डाले। ये एक बात और आपसे कह देता हूं, 1990 के पहले का एक भी अवसर बता दीजिए कि बाबा साहब के नाम पर आपने कुछ भी किया हो, कुछ भी। और एक बात और जिम्मेदारी से कहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो आपने भारत रत्न नहीं दिया, बल्कि जिनसे उन्हें हरवाया उन्हें भारत रत्न दे दिया 1969 में। और उसके बाद भी आपकी आत्मा को संतोष नहीं मिला है। तो 1987 में आकर राजीव गांधी महू में घोषणा करके जाते हैं कि बाबा साहब के नाम पर महू में यूनिवर्सिटी बनेगी, नहीं बनवाते हैं। ठीक है ब्रजगोपाल जी, स्पष्ट कीजिए ना, यदि ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होती है तो क्या इससे बीजेपी को कोई आपत्ति? भारतीय जनता पार्टी को कहीं आपत्ति नहीं है। ये पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा। अमित जी देखिए, स्पष्ट कर दिया है ब्रजगोपाल लोया जी ने भी, और ग्वालियर के भी किसी नेता ने, जहां तक मुझे याद है, मैंने तो नहीं सुना कि भीमराव अंबेडकर का वो लोग विरोध कर रहे हैं। कोर्ट का रुख साफ है, सरकार का रुख साफ है, तो फिर आखिर इतनी हाय तौबा मची हुई क्यों है? मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, जैसा अमित सांवरे जी कर रहे थे। आप देखिए, अमित जी से मेरा प्रश्न था, प्रमुख थी, 1 मिनट, संघ प्रमुख की बात कर रहे हैं। 1936 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संघ के मुख्यालय में जाते हैं और वहां जाकर ये कहकर आते हैं कि जिस तरह की समरसता का वातावरण संघ के भीतर स्वयं सेवकों में है, ऐसी समरसता मैंने कहीं नहीं देखी। ठीक है, और याद रखिएगा, बाबा साहब हर चीज में क्यों भाजपा को, हर चीज में आरएसएस को क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं? वहां पर भीम आर्मी के चीफ पहुंच जा रहे हैं, वकीलों का एक धड़ा है जो कह रहा है कि बीएन राव की मूर्ति हमें स्थापित करनी है, अलग से कैंपेन चलाया जा रहा है। और अभी तो ब्रजगोपाल लोया जी भी कह रहे हैं हमें तो कोई आपत्ति नहीं है अगर अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित कर दी जाए तो। देखिए आकांक्षा, मेरे और आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए ब्रजगोपाल भाई कि आरएसएस प्रमुख क्यों नहीं बनाए। अंबेडकर जी गए, बहुत अच्छी बात है, सब लोग जाते हैं, है ना, उसमें जाने में कोई बात नहीं है, लेकिन किसी दलित को क्यों नहीं बना पाए, इस बात का जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई है। अरे भैया, 1924 में जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, यदि बाबा साहब ने राष्ट्रीय सेवा का सम्मान करते हो, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला, यदि आप मेरे बीच में बोलोगे तो मैं केवल मैं बाबा साहब के वर्ग से आता हूँ। मैं यदि चिल्लाऊंगा तो फिर आप बोल नहीं पाओगे ब्रजगोपाल भाई। आपके बीच में यदि मैं बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाओगे। मैं अमित जी केवल कम से कम यहाँ दलित को मत दबाओ। मैंने आपको ये नहीं, ब्रजगोपाल जी कम से कम यहाँ दलितों की आवाज को मत दबाओ। ब्रजगोपाल जी दलितों की आवाज कहीं नहीं दबा रहे, उनकी आवाज बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए बोलने का। सुनो थोड़ा, बाबा साहब के नाम पर वोट मांगने वाले अगर बाबा साहब के, ठीक है ना ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी सुन लेते हैं ना, अमित जी क्या कह रहे हैं, अमित जी को सुन लेने दीजिए ना। मैंने आप ही का सवाल उनको बताया है कि आप लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं, तो अमित जी का पक्ष में सुन लो ना कि अब दिक्कत क्या है, कि देखिए भाजपा की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ इतना कहा है कि मैंने अमित जी को भारतीय जनता पार्टी में आने का नहीं कहा, केवल इतना वो करेक्ट कर दे, मुझे और कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है अमित जी, बात पूरी कीजिए अपनी। ब्रजगोपाल भाई, मेरे जैसे दलित के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता तय नहीं कर सकता कि मैं कांग्रेस में रहूं या न रहूं। बाबा साहब की कृपा से मेरे जैसे लाखों दलितों को यह हक मिला है कि मैं किस पार्टी में रहूं। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल कांग्रेस में नहीं रहता। यदि बाबा साहब 1924 में तो थे ही, यदि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ज्वाइन कर लेते और उन्होंने जो जो काम किए हैं और जो जो उनकी विचारधारा है उस बारे में और किसी दलित को यदि प्रमुख बना लेते तो मैं बिल्कुल कांग्रेस में नहीं रहता। आप मुझे ये बताइए, बाबा साहब को ये सम्मान किसने दिया था? ये संविधान लिखने का हक किसने दिया था? किसकी सरकार थी? किसने सम्मान दिया था? और दूसरी बात ये है, आदरणीय रमेश शर्मा जी मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, मेरे अभिभावक के समान हैं। जैसा उन्होंने कहा कि मूर्ति नहीं लगना चाहिए, रमेश शर्मा जी, बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति हर गली, हर शहर,
हर चौराहे पर भी लगे तो कम है। ठीक है और अमित इस जी, वही तो लड़ाई मैं को भी पूछ लड़ने रही के हूँ कि लिए भाजपा को यदि तो जान कोई भी देना आपत्ति ही पड़ेगी नहीं तो हमारा वर्ग है, फिर देगा। क्यों बार बार हर चीज में आरएसएस का जिक्र है, हर चीज में बार बार भाजपा को आप लोग घसीट करके ले आते हैं? क्या सिर्फ दलित राजनीति करने के लिए? आज दिग्विजय सिंह जी ने भी कह दिया, और फूल सिंह बरिया का तो बयान ऐसा है कि हम सबके सामने उसको सुना भी नहीं सकते हैं। उन्होंने इतना विवादित बयान दिया है, ये कह रहे हैं आप लोग सीधे कि यदि कोई भीमराव अंबेडकर को कुछ कहेगा तो लहू बहा देंगे। आप लोगों को नहीं लगता कि ये प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है? देखिए, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये आस्था का विषय है, क्योंकि आप उस वर्ग से नहीं है, आप समझिए, ये हमारे लिए आस्था का विषय है। जब रोहित वेमुला जैसे दलित की युवक के जब सुसाइड कर लेता है, और जब दलित व्यक्ति को मध्य प्रदेश में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, इस मध्य प्रदेश में हम जी रहे हैं। ठीक है अमित जी, भले हम उस वर्ग से नहीं है, लेकिन उस वर्ग की आवाज कैसे उठानी है एक पत्रकार के तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी वो बखूबी जानते हैं। जब दलितों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है तो हम ही सवाल उठाते हैं, सरकार से भी, प्रशासन से भी। तो ये तो मत कहिए कि वर्ग के नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे। पत्रकारों को तो आप कम से कम निष्पक्ष रहने दीजिए। नहीं, उस यदि आप आवाज उठाते हैं उसको लिए आपका साधुवाद है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी के नाम से क्रिकेट स्टेडियम बनता है तब तो वहां पे कोई अड़चन नहीं आती है, स्टेडियम बन जाता है, अरबों रुपए जनता के मिटा दिए जाते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा, उस व्यक्ति के सम्मान के लिए इतनी लंबी लड़ाई चल रही है। वही तो समझ नहीं आ रहा है ना कि अमित जी पेश वक्त आ रहा है। मैं वो क्लोजिंग स्टेटमेंट में ब्रजगोपाल जी से पूछूंगी। रमेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि BN राव का अब चेहरा आगे कर दिया जाए, क्योंकि अब एक प्रतिनिधित्व भी तो चाहिए कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण की राजनीति को साधने के लिए, कि उन्होंने भी बहुत मदद की है संविधान को रचने का, गढ़ने का काम उन्होंने किया, इसलिए एक नया चेहरा पैरेलली खड़ा करने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, निश्चित रूप से यह बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि इस समय आप मुझे बताइए, कोर्ट में अगर प्रतिमा का मामला है तो उसमें कोर्ट तय करेगा, उसमें तो बाकी जिनको समर्थन करना है उनका विरोध करना, उसका विरोध तो कोई कर ही नहीं रहा। इसमें RSS बीच में कहां से आ गया? लेकिन कहीं ना कहीं सनसनीखेज बनाने के लिए कुछ इस तरह के बयान दिए जाते हैं। एक और बात हुई, राजनीति में कब कौन सा निर्णय कहाँ होता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने एक बार सीताराम जी केसरी को बनाया था दलित को अध्यक्ष, और किस तरीके से अपमानित करके उनको हटाया था ये सबने देखा हुआ है। 1980 में विधानसभा जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में था, बहुमत किसके साथ था और किसने दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया वो सबने देखा है। वही बात है ना रमेश जी कि अपना जो किया होता है वो किसी को याद ही नहीं आता है। 20 सेकेंड में अब ब्रजगोपाल जी मैं आपसे उत्तर चाहूंगी कि कब इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा? फरवरी से शुरुआत हुई थी और अब जून निकलने वाला है, आखिर मामला सुलझेगा कब, या इसी तरह सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी जाएंगी? 20 सेकंड क्लोजिंग स्टेटमेंट। मैं आपसे पुनः कहता हूं, ये जनता का मत जो होता है उससे बड़ा कोई न्याय मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता है। मगर एक बात पर दुख भी व्यक्त करता हूं कि जिन लोगों को ये भी नहीं मालूम है, अमित तावरे जी को, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का चुनाव भी हरवा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और इसके बाद अब ये कहते को अवसर किसने दिया? वो बाबू जगजीवन राम के कहने पर महात्मा गांधी जी ने दिया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर फिर से कहता हूँ, मंत्री किसके सरकार में बने थे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? साहब को क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार थी? बाबा साहब किसकी सरकार थी? प्रधानमंत्री कौन थे? और बाबा प्रधानमंत्री कौन थे? नाम तो बताइए, कम से कम प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। जब बाबा साहब केंद्र में मंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री कौन थे? क्या आपके नरेंद्र मोदी? जी क्लोजिंग स्टेटमेंट ये था, और देखिए जिस तरीके से तीखी बयानबाजी यहाँ पर हो रही है, इसे जनता बखूबी समझ रही है कि दलितों के नाम पर, अंबेडकर जी के नाम पर तमाम जो सियासतदान है किस तरह से अपने काम पर लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है यदि उनके बताए हुए संदेश पर कोई भी राजनीतिक दल यदि सही तरीके से चल जाएगा तो काफी हद तक हमारे देश की राजनीति सुधर जाएगी, देश के हालात खुद ही सुधर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का शहमात बिग डिबेट शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।